सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्य 9th स्टैंडर्ड वालों। ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा है और आज कोई थियरी नहीं कराने वाला हूं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं एक्सेप्ट थियरी कि आज ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे। हम आज कुछ ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जिसको सॉल्व करने से आपके दिमाग की एक्सरसाइज होगी, राइट। और मेरी बात मानो, वीडियो के एंड तक जाओ, बहुत मजा आने वाला है। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम उठाएंगे। ये सारे के सारे एट द हैंड बनाए हुए न्यूमेरिकल्स होंगे। मैं अभी अभी आपके सामने रेडी करूंगा और आपको उसको सॉल्व करना है। कुछ नई चीजें सीखेंगे जो कि आज ही नहीं, आपको आने वाली क्लासेस में इसका बहुत ज्यादा यूज मिलने वाला है, सिर्फ 9th स्टैंडर्ड ही नहीं। तो अगर आपने सपना देखा है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, सपोज आप 11th 12th के बाद JEE या नीट की प्रिपरेशन में जाना चाहते हो, तो अभी से आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा और उस बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। तो बातें बंद करके आते हैं टॉपिक पर, लेट्स स्टार्ट इट। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन जो मैं आपको सिंपली उठाकर समझाऊंगा वो क्या होगा, बेस्ड होगा अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, दैट इज F इक्वल्स टू Gm1m2 अपॉन d स्क्वायर, राइट। ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था। कैसा है ये फॉर्मूला, थोड़ा सा रिकॉल करें अपन कि दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, अगर एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2 और इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है d, राइट। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू अपन को इस फॉर्मूले से मिलती है। फाइन। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, अब मैं ये कहता हूं कि ये जो डिस्टेंस अगर आप डबल कर दो डिस्टेंस, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, आपको ये पूछा जा सकता है। आपको पूछा जाएगा कितना चेंज आया। दोनों क्वेश्चंस अलग हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स अब कितना हो जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स में कितना चेंज आया, राइट। ये दो अलग चीजें हैं। कैसे समझते हैं, मैंने क्या किया, देखो पहले ऑब्जेक्ट d डिस्टेंस पर थे, ठीक है। अब मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो डबल कर दिया, यानी कि मैंने 2d कर दिया, d के बदले 2d कर दिया। तो नया वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। तो नया वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, चलो मैं Fn बोल देता हूं, F न्यू, क्लियर है। तो उसके लिए जो फोर्स लगेगा, नया जो फोर्स होगा, फॉर्मूला था ये Gm1m2 अपॉन d स्क्वायर। पर यहां पर d क्या आएगा, नया डिस्टेंस आएगा। अरे नया फोर्स चाहिए तो नया डिस्टेंस चाहिए, है ना भाई। डिस्टेंस चेंज हो गया है ना, तो फोर्स में चेंज आएगा ना। तो नया डिस्टेंस लगाना है आपको यहां पर नीचे, तो मैंने उसके लिए dn लिख दिया, राइट। फाइन। मास में कोई चेंज नहीं किया था, इसलिए मास तो वैसा का वैसा m1 और m2 ही लिखा है मैंने। अगर मास में चेंज आया होता, अगर मास चेंज क्या होता है, इसका मास कुछ और, इसका मास कुछ और, मतलब इसका डबल कर दिया होता, इसका डबल कर दिया होता, तो यहाँ पे हम m1 m2 नहीं लिखते, m1 न्यू m2 न्यू, नया वाला मास, या डैश लगा देते अपन इसको ऐसे d डैश का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको अपन f डैश बोल सकते हैं, एक ही बात हुआ, ठीक है। वो डैश के ऊपर स्क्वायर लगाऊंगा तो अजीब सा लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला करते हैं, ठीक है। मास में कोई चेंज नहीं किया, मास जैसे का तैसा लिख दिया है, d में चेंज हुआ इसलिए d न्यू, ठीक है। फाइन। अच्छा, दैट इज इक्वल टू Gm1m2। dn आपका कितना है, नया वाला डिस्टेंस आपका कितना है। पहले d था, उसका डबल कर दिया आपने, यही तो किया आपने, डबल ही किया है ना आपने, 2d किया है, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, 2d आ जाएगा, मतलब dn था वो 2d हो गया, है ना। आपका dn कितना था, नया वाला डिस्टेंस पुराने वाले का डबल था, तो यहां जहां dn है वहां मैंने 2d लगा दिया। पर dn का स्क्वायर भी तो था, तो 2d का स्क्वायर भी होगा, समझ में आया। dn का स्क्वायर है ना, तो dn की जगह 2d रखा है ना आपने, स्क्वायर तो रहेगा ही, ओके। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Gm1m2 अपॉन ये 2d का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का भी स्क्वायर, d का भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और d का स्क्वायर d स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो कितना है, Gm1m2, ये क्या था आपका f था, है ना। Gm1m2 बाई d स्क्वायर क्या था आपका f था, तो Gm1m2 बाई d स्क्वायर को अपन f लिख सकते हैं। तो आपका जो नया वाला फोर्स है, नया वाला फोर्स आपका इतना है, ठीक है। इसको लिख दूं 1/4, ये कितना है यहाँ पर, ये ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 ले सकते हैं अपन, तो ये 1/4 इंटू दिस, तो 1/4 इंटू क्या है, ये वो क्या है आपका। अच्छा चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, कुछ बच्चे उसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, फाइन। इसको अपन ये लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स, ये क्या था आपका f था, तो 1/4 टाइम्स ऑफ f। तो नया वाला फोर्स पुराने वाले फोर्स के 1/4 टाइम्स हो जाएगा, क्लियर है। तो अगर ये पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू फोर्स, सो न्यू फोर्स विल बी 1/4 टाइम्स ऑफ ओल्डर फोर्स, ठीक है। ये तो कितना हुआ ये पूछा, कितना चेंज आया अगर ये पूछा हो, तो अगर ये पूछे आपको कि चेंज कितना आया, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। चेंज कितना आया वो अलग चीज है। कैसे अलग चीज है, देखो, अरे भाई तुम्हारे पास
10 रुपए थे। कितने थे? 10 रुपए थे। अब तुम्हारे पास मान लो 50 रुपए हो गए। कितने हो गए? 50 रुपए। तो कितना हुआ? तो 50 हुआ। कितना चेंज आया तुम्हारे पैसे में? पहले 10 था, चेंज कितने का आया? तो 50 हुआ। भाई 40 का चेंज आया, 40 बढ़ गया ना तुम्हारा, तो 40 का चेंज आया। क्लियर है? चाहे बढ़ा चाहे घटा, चेंज हुआ ना, वो चेंज काउंट होता है। तो चेंज मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, नई वाली वैल्यू में और पुरानी वाली वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। तो बाय हाउ मच वैल्यू फोर्स चेंजेस, अगर ऐसा पूछेंगे, बाय हाउ मच वैल्यू फोर्स चेंजेस, तो क्या निकालोगे आप? डेल्टा एफ। कितना चेंज हुआ मतलब डेल्टा एफ, ठीक है, इसको अपन डेल्टा बोलते हैं। कितना चेंज आया, चेंज को अपन डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज डेल्टा, ट्राइंगल जो दिखा है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं अपन? फाइनल यानी कि एफ न्यू माइनस एफ ओल्ड, फाइनल मतलब माइनस इनिशियल, ठीक है। बाद में जितना हुआ माइनस पहले जितना था, तो बाद में कितना हो गया आपका? 1/4 ऑफ एफ हो गया, है ना। और इनिशियली आपका कितना था? एफ था, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो, एफ फाइनल माइनस एफ इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल वाला एफ न्यू यानी कि 1/4 एफ था और ये एफ था। तो भाई 1/4 में से एफ कैसे माइनस करोगे? चलो एफ कॉमन ले लेते हैं अपन, तो ये 1/4 माइनस 1 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 1 - 4 माइनस, तो 1 - 4 कितना जाएगा? -3/4 टाइम्स एफ। तो चेंज कितने का आया? तो लिखोगे क्या? -3/4 एफ का चेंज आया? नहीं, चेंज आया 3/4 एफ का, ठीक है, चेंज आया 3/4 एफ का, पर माइनस आने का मतलब क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो चेंज कितना हुआ? द फोर्स डिक्रीजेस बाय 3/4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। पहले जितना था उसके 3/4 वैल्यू जितना फोर्स कम हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 1/4। अरे भाई 1 था, उसमें से 3/4 जितना कम हो गया, तो बचा कितना? 1/4 तो बचा, है ना। अरे एक होता है, उसके 4 पार्ट करोगे तो ये एक 1/4 कहलाता है, बाकी 3/4 होता है। तो ये पूरा 1 फोर्स था, उसमें से 3/4 तो आपने निकाल दिया, तो बचा कितना? 1/4 बचा। समझ में आ गया? ठीक है। तो ऐसे ये तो मैंने खाली वेरिएबल फॉर्म में लिखा, ऐसे आपको वैल्यू वाले फॉर्म में भी दिया जा सकता है। जैसे कि आपको मास दे दिए जाएंगे दो ऑब्जेक्ट्स के, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दे दिया जाएगा। बोलेंगे जैसे सपोज एक 1 kg का है, दूसरा भी 1 kg का है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 मीटर्स, ठीक है। तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो, फिर उसी का उसी में ऐड करके बोलेंगे ऑल्सो फाइंड द फोर्स व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड, ठीक है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया तो फोर्स कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस डबल किया तो फोर्स कितना हुआ था? 1/4 टाइम्स हो गया था। चेंज नहीं पूछा इस बार, कितना हो गया ये पूछा है ना। तो 1/4 टाइम्स हो गया, तो आपका जितना आ रहा था पहले उसका 1/4 टाइम्स लगा दो। सपोज मान लो आपका जो भी आया था, अगर सपोज 100 न्यूटन आया था तो कट करके कितना आएगा? 25 न्यूटन हो गया नया वाला। समझ में आया? तो एक चीज याद रखनी है, अगर डिस्टेंस आपने डबल किया, ठीक है, कुछ चेंज नहीं किया, खाली डिस्टेंस चेंज किया, खाली डिस्टेंस चेंज किया, ठीक है, ये मिटा देते हैं अपन। इफ ओनली डिस्टेंस चेंजेस, सिर्फ डिस्टेंस चेंज किया, और वो भी कैसा किया? 2 टाइम्स 3 टाइम्स या 1/2 टाइम्स जो भी किया, ठीक है, तो उसका स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज हो जाता, मतलब वैल्यू फोर्स कितना हो जाता है? न्यू फोर्स जितना हो जाता, कितना हो जाता है? 1 अच्छा ये लिख लो, देन ऐसा लिखो, इफ द डिस्टेंस, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, इफ द डिस्टेंस बिकम्स n टाइम्स द ओरिजिनल डिस्टेंस, मतलब जैसे कि पहले डिस्टेंस था d, अभी बोला कि डिस्टेंस डबल कर दिया, डबल किया मतलब 2 टाइम्स कर दिया, ट्रिपल किया मतलब 3 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया या 5 टाइम्स कर दिया, जो भी बोला, तो वही n लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 2 टाइम्स किया तो n की वैल्यू 2 हो गई, 3 टाइम्स किया तो n की वैल्यू 3 हो गई। समझ में आया? तो डिस्टेंस जितना भी किया, अगर n टाइम्स किया, ठीक है, तो न्यू फोर्स जो होगा आपका वो कितना होगा? 1/n² टाइम्स ऑफ ओल्ड फोर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है पक्का? कि पहले अगर d डिस्टेंस था, ठीक है, जो भी था, वैल्यू भी हो सकती है, कुछ भी दे सकते हैं, कि कुछ डिस्टेंस था, उस केस में आपका फोर्स था सपोज 10 न्यूटन, ठीक है। तो अब डिस्टेंस डबल कर दिया, डबल कर दिया मतलब n क्या हो गया? 2 हो गया, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे, n का स्क्वायर करना है ना, तो 1/2 का स्क्वायर, तो पुराने वाला फोर्स था 10, उसका 1/2 का स्क्वायर टाइम्स लगेगा, यानी कि 1/4 टाइम्स ऑफ 10, तो कट के कितना आएगा? 2.5। ऐसे निकाल देना, डायरेक्टली मिल जाएगा आपको, ठीक है, फाइन। शॉर्टकट पता चल गया इससे, है ना, कि अगर n टाइम्स कर दिया है डिस्टेंस,
तो नया फोर्स खाली डिस्टेंस चेंज किया, ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिकम n टाइम्स द ओरिजिनल डिस्टेंस, बाकी कुछ चेंज नहीं किया है, खाली डिस्टेंस n टाइम्स कर दिया तो नया फोर्स 1/n² टाइम्स हो जाएगा पुराने वाले के, है ना, फाइन। अच्छा अगर अच्छा तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, 1/n² यानी कि डिक्रीज हो रहा है ना, मींस इट डिक्रीजेस, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। मैं परसेंटेज में नहीं जाना चाहता, परसेंटेज में आऊँ तो देखो अगर आपको पूछा जाए कि कितना परसेंटेज चेंज आया, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था ये वाला मेरा जो मैंने अभी तक थोड़ा बहुत लिखा ही हुआ रखा हुआ है, परसेंटेज चेंज पूछा, ये तो चेंज आया था ना -3/4, परसेंटेज चेंज पूछते तो क्या बोलते हैं अपन, तो जो आया ना -3/4 इंटू 100 कर दो, कितना आएगा 25 इंटू 3 यानी कि 75% का चेंज आया, 75% चेंज आना मतलब, और माइनस में आना मतलब 75% डिक्रीज हो गया। अरे भाई 3/4 कम हुआ तो 3/4 पूरा 75% ही तो होता है ना। तो वैसे ही जो भी आया 3/4 आया तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/5 आया तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 आया तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आया तो परसेंटेज में मिल जाएगा, ठीक है। जो भी वैल्यू आती है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा आंसर। क्लियर है, पक्का समझ में आया, नहीं समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम लगे तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा, और हो सके तो आगे आने वाले किसी वीडियो में इसको फिर से साथ में लेके कवर करके समझा दूं। और अगर कई वीडियोस में डाउट क्लियर हो तो जैसा मैं बोलता हूं हर बार कि अलग अलग वीडियोस के सारे डाउट्स को कंबाइन करके एक और वीडियो तैयार कर देंगे अपन, जिसमें सारा का सारा डाउट क्लियर करेंगे। क्लियर है, अच्छा ये बात हो गई कि अगर n टाइम्स डिस्टेंस किया तो क्या होगा, ठीक है। अब अगर मासेस चेंज किया ऑब्जेक्ट के, तो फॉर एग्जाम्पल ये दो ऑब्जेक्ट्स थे पहले, दोनों के इसका डिस्टेंस d था, ठीक है। अभी अपन ने क्या किया, कुछ करके मासेस बढ़ा दिए दोनों के, क्या किया वो सब नहीं पता अपन को, या ऐसा मान लो कि अपन ने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को रिप्लेस कर दिया, डिस्टेंस यही रखा है, सेम इसी पोजीशन पर दो दूसरे ऑब्जेक्ट्स ला दिए, ठीक है, उनके अच्छा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ला दिए मान लो, ठीक है, ऐसे स्क्वायर बना दो, ठीक है, डिस्टेंस डी का डी ही रखा है, डिस्टेंस में चेंज नहीं किया है, ठीक है। अब आपने जो नया मास लिया है, पहले इनका मास था m1, इसका मास था m2, दोनों के मासेस डबल कर दिए, यानी कि 2m1 हो गया और ये 2m2 हो गया। मतलब ये कि आपको बोला जाएगा कि देयर वर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस, कुछ मासेस दे दिए जाएंगे, या फिर खाली m1 m2 के फॉर्म में ही दे दिया जाएगा कि टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्टेन मासेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम वाज F, ठीक है। इफ these two objects are replaced by another two objects having masses double than them, मतलब जो नए ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, इन ऑब्जेक्ट्स को हमने दो नए ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो मासेस लिए हमने पुराने वाले ऑब्जेक्ट्स के डबल कर दिए, मतलब इसका मास इसके डबल, इसका मास इसके डबल, तो नया फोर्स कितना होगा ये पूछ सकते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू फोर्स। क्लियर है, तो न्यू फोर्स के लिए फिर से, अच्छा पहले तो अपन पुराना फोर्स निकालेंगे, F इक्वल्स टू ये ओल्ड वाला, ठीक है, G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। डिस्टेंस कितना था, d था, मासेस m1 m2 थे, ठीक है। अच्छा अब नया वाला फोर्स निकालना है आपको, तो सारी चीज़ें नहीं लेनी पड़ेंगी, तो G तो भाई फिक्स होता है, वो तो चेंज नहीं होगा। नया वैल्यू मतलब नया मास 2m1 2m2 अपॉन d में चेंज हुआ है क्या, नहीं, तो d वैसे का वैसे ही रहेगा। क्लियर है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखो 4 आगे ले लेंगे, 2 और 2 मल्टीप्लाई के बाहर ले लेंगे, बचेगा कितना, G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। समझ में आ रहा है, देखो ये 2 और 2 सब मल्टीप्लिकेशन में ही है ना, तो ये 2 और 2 आगे लिख लिया 4 है ना मल्टीप्लाई करके, और G m1 m2 साइड में लिख दिया और नीचे d स्क्वायर। तो ये क्या है आपका पुराना वाला फोर्स है क्या, G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर क्या है आपका पुराना वाला फोर्स है, F ओल्ड। तो नया वाला फोर्स जो है आपका पुराने वाले फोर्स के 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है, तो आपने देखा मासेस डबल किए, मासेस डबल किए, ठीक है, दोनों के डबल किया, एक का डबल नहीं किया है, दोनों का डबल किया है, तो नया फोर्स आ गया 4 टाइम्स। अच्छा अगर एक ही डबल करते तो अपन एक का मास सेम रहने देते, एक को डबल कर देते, तो यहां 1 2 नहीं आता है ना, एक ही 2 आता, तो यहां पर कितना आता, 2 आता है ना, तो यहां पर 2 टाइम्स ऑफ ओल्ड फोर्स आता। समझ में आ रहा है ना, पक्का ना, तो कई तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ये तो 2 वाला जो ओरिजिनल है वो रख देते हैं अपन। क्लियर है, तो इसमें क्या ध्यान देना है आपको। अच्छा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक का मास डबल किया और दूसरे वाले का मास 3 टाइम्स कर दिया, तब क्या आता, तो देखो एक तो 2 रहता 2m1 और दूसरा क्या आता 3m2 आता, यानी यहां पर कितना आता 2 3 6 आता, 4 की जगह 6 आता है ना। तो क्या होगा देखो कि इफ masses of the objects, यहां लिखते हैं, of the objects are made m times and
n टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, मासेस को एक मास को m टाइम्स कर दिया ओरिजिनल वैल्यू के, दूसरे वाले को n टाइम्स कर दिया। ठीक है, कीपिंग डिस्टेंस सेम, कीपिंग डिस्टेंस सेम या फिर अनचेंज लिखो, कीपिंग डिस्टेंस अनचेंज्ड। तो इसका शॉर्टकट न्यू फोर्स क्या होगा आपका, m इंटू एन ऑफ ओल्ड फोर्स। ठीक है, m इंटू एन टाइम्स ऑफ ओल्ड फोर्स। क्यों? अरे बताया ना मैंने तुमको, देखो एक का मास 2 टाइम्स किया, दूसरे का मास 3 टाइम्स किया, तो ये हो गया आपका स्मॉल m, ये हो गया आपका स्मॉल n, है ना। या अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो n1 और n2 कर दो तो प्रॉब्लम नहीं हो, तो यहाँ n1 n2 कर दो तो यहाँ पर क्या आएगा n1 इंटू n2 टाइम्स ऑफ ओल्ड फोर्स। अच्छा, तो क्योंकि m मास के लिए भी यूज किया है, शायद कंफ्यूजन हो जाए, है ना। तो देखो क्या बोला कि पहले कुछ फोर्स था F, अब ऑब्जेक्ट्स के जो पहले जब मासेस थे m1 और m2, डिस्टेंस था d, नया वाला क्या किया, डिस्टेंस d का d ही रखा है, मास कर दिया, एक का 2m1 कर दिया, ठीक है, इसका डबल कर दिया और इसका ट्रिपल कर दिया, तो 3m2 हो जाएगा, है ना। d अभी भी वैसे का वैसा ही है, इसका मास डबल किया तो ये 2m1 हो गया नया वाला मास, इसका मास 3 टाइम्स कर दिया तो ये 3m2 हो गया। तो ये 2 क्या है आपका n1 है और 3 क्या है आपका n2 है। ठीक है, तो जो नया फोर्स होगा वो कितना होगा, n1 इंटू n2 यानी कि 2 इंटू 3 है ना ये, तो n1 इंटू n2 टाइम्स ऑफ ओल्ड फोर्स, नया वाला फोर्स, यानी कि 6 टाइम्स ऑफ ओल्ड फोर्स। इसमें स्क्वायर का रिलेशन नहीं आ रहा है, देख रहे हो ना, इसमें स्क्वायर का रिलेशन नहीं आता। डिस्टेंस आता है तो स्क्वायर कर देने का, है ना, n स्क्वायर लिखा था मैंने नीचे, है ना, क्योंकि भाई नीचे d स्क्वायर आता है ना, इसलिए स्क्वायर करना होता है। और ये मल्टीप्लीकेशन में आते हैं दोनों, m1 m2 मल्टीप्लीकेशन में आते हैं ना, तो एक को जितने टाइम्स किया, ठीक है, एक को n1 टाइम्स किया, दूसरे को n2 टाइम्स किया, तो नया फोर्स दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलेगा। क्लियर है, फोर्स बढ़ के मिलेगा। क्लियर है, पक्का समझ में आ रहा है। तो दिमाग लगाना है, ठीक है, वैल्यू वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये तो खाली वेरिएबल के फॉर्म में समझ रहे हैं अपन, पर मैं वही समझ रहा हूं कि तुम ऐसा मान रहे हो, ऐसा तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है सब कुछ कि जब वैल्यू वाले क्वेश्चन आए तभी भी तुम सॉल्व कर सको। अब अगर आपने दोनों चेंज किया है, ठीक है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन, मासेस मेड n1 एंड n2 टाइम्स एंड डिस्टेंस मेड, इधर कुछ और लिख लें अपन, क्या लिखे, n1 n2 तो यूज हो गया, तो अपन यूज कर लेते हैं सपोज p टाइम्स। ठीक है, डिस्टेंस को अपन ने बना दिया p टाइम्स। ठीक है, सो न्यू फोर्स जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा, पुराने वाले के कितना टाइम्स। तो देखो कंबाइंड इफेक्ट, मासेस मल्टीप्लाई करके n1 n2 टाइम्स है, तो n1 इंटू n2, है ना, जब मास बढ़ता है n1 टाइम्स n2 टाइम्स होता है, तो अपन नया फोर्स n1 इंटू n2 टाइम्स ऑफ हो जाता है पुराने वाले के, है ना। और जब डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस अपन ने p टाइम्स किया, तो डिस्टेंस का क्या होता है, नीचे स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो अपन ओवरऑल क्या लिख सकते हैं इसको, n1 इंटू n2 बाई p स्क्वायर। ठीक है, तो आपको शॉर्टकट में सॉल्व कर लोगे अपन कैसे, देखो बताता हूं कि फॉर एग्जांपल 2 ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है, बोला है कि देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, having certain masses and separated by a certain distance, the force acting between them was 50 न्यूटन, ऐसा बोला है कि इनके बीच में फोर्स लग रहा था 50 न्यूटन। अब बोला है कि if mass of one of the objects was made 2 times the original and mass of another object was made 5 times the original, है ना, and the distance between them is made 3 times the original distance। ठीक है, डिस्टेंस 3 टाइम्स किया है, एक का मास 2 टाइम्स किया है, दूसरे का मास 5 टाइम्स किया है। ठीक है, तो नया फोर्स कितना होगा ये निकालो, पुराना फोर्स दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये आपका F ओल्ड हो गया। अच्छा, तो ये 2 क्या हो गया, n1 हो गया आपका 2, n2 हो गया आपका कितना 5, और p हो गया आपका कितना 3, है ना। तो नया फोर्स मैंने क्या बताया, न्यू फोर्स जो होगा वो कितना होगा, n1 n2 बाई p स्क्वायर टाइम्स, तो n1 कितना है 2, n2 कितना है 5 अपॉन p स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओल्ड फोर्स, यानी कि कितना 50 न्यूटन था ओल्ड फोर्स, है ना। वैसे पहले ऐसे लिख लेते हैं और बाद में वैल्यू डाल देते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 10 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स ऑफ 50, यानी कि कितना हो जाएगा 500/9, जो सॉल्व करके आएगा वो। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं शॉर्टकट में।
ठीक है, पूरा वैल्यू फॉर्मूला डाल डाल के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आ जाएगा ये चीज समझ में? ओके। अब एक काम करो, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला भी लिख ही लो, ठीक है, परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज क्या होता है, मतलब कि कितना परसेंट चेंज आया, कितना टाइम्स हो गया या कितना हो गया ये नहीं पूछा है, कितना परसेंट चेंज आ गया, ठीक है। तो चेंज का परसेंटेज, तो चेंज का परसेंटेज क्या होगा, चेंज इनटू 100 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा है सर, नहीं पता चल रहा है, बिल्कुल नहीं पता चल रहा है क्या कहना चाह रहे हो। अरे जिसका आपका मान लो 500 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, उसमें से आपके आ गए 420, ठीक है। तो आप किसका परसेंटेज निकालने वाले हो, 420 का ही ना, कितना आया उसका परसेंटेज निकालना है ना। मार्क्स कितना परसेंट मार्क्स आया, कितना परसेंट मार्क्स आया भाई तुम्हारा, कितना परसेंट मार्क्स आया भाई तुम्हारा, तो जितना आया उसका परसेंटेज निकालते थे। कितना आया, 420 आया, इसका परसेंटेज निकालते हो, तो 420 अपॉन जो टोटल वैल्यू है इंटू 100, यही करते हो। अभी यहाँ क्या बोला, चेंज का परसेंटेज निकालो, तो चेंज का परसेंटेज मतलब किसका परसेंटेज, चेंज का, तो यहाँ चेंज आएगा इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। क्लियर है, यानी कि टोटल वैल्यू। ओके, अच्छा, ये नहीं, अगर फॉर्मूले में प्रॉब्लम है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, नया वाला फोर्स माइनस पुराना वाला फोर्स, इससे क्या मिलता है आपको, ये चेंज मिलता है, ठीक है, इनटू 100 अपॉन पुराना वाला फोर्स, नीचे पुराना वाला फोर्स ही लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इससे आपको मिल जाएगा परसेंटेज चेंज, कितना परसेंटेज चेंज आया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अभी तो कर ही लेना है, ठीक है। इसके साथ साथ ये आपको आज ही नहीं, आने वाले आगे की क्लासेस में भी 10th 11th 12th हर जगह आपको ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स क्या क्या किया सब यूज होने वाला है, तो अच्छे से समझना, अच्छे से करना, और एक दो क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर सको अपने हिसाब से बना के तो करना, अदरवाइज हम बाद में एक्सरसाइज के बाद करेंगे ही सब सारे क्वेश्चंस, इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अपन, न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे। हालांकि देखा जाए तो अब एक टॉपिक और बचा है, अगर मैं वो समझा दूं तो आप पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो वो टॉपिक भी अपन अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, वेट करो अगले वीडियो का थोड़ा सा। और एक चीज़ कि मैं तो जा रहा हूँ, कुछ जरूरी एक काम है मेरे पास, मुझे कुछ पता लगाना है। तुम जाओ पढ़ाई करो, मन लगा के सारे नोट्स बनाओ और सॉल्व करो, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, और मैं जा रहा हूँ ये पता करने।